नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई मिनरल डील और यमन में ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अभियान पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका और यूक्रेन के बीच अब तक का सबसे बड़ा समझौता। दोनों देशों ने खनिज समझौते को दी मंजूरी। खनिजों से होने वाली आय का एक हिस्सा यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर होगा खर्च। समझौते में सुरक्षा गारंटी का जिक्र नहीं। यूक्रेन के खेरसोन में बड़ा ड्रोन हमला, कम से कम 7 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। कीव ने सिर्फ सैनिकों को निशाना बनाने का किया दावा। रूस ने हमले को बताया आतंकी कार्रवाई। इजराइल के जंगलों में लगी आग ने भयानक रूप किया धारण। आपातकाल की घोषणा। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील। दक्षिण कोरिया में विपक्षी नेता ली जे म्यांग को बड़ा झटका। चुनाव कानून तोड़ने के आरोप में अदालत राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से कर सकती है बेदखल। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका द्वारा यूक्रेन को अब तक दी गई सैन्य और आर्थिक मदद की कीमत वसूलने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल डील हो गई है। डील को लेकर रूस ने यूक्रेन पर तंज भी कसा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप प्रशासन दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से आ रहे बयानों से लगता है कि शांति समझौते में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। भले ही ट्रंप को रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने में अब तक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन कीव के साथ खनिज समझौता कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल डील कर ट्रंप ने न सिर्फ चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में सफलता हासिल कर ली, बल्कि पुतिन को भी यूक्रेन के साथ सम्मानजनक समझौते पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल करीब 2 महीने से जारी मशक्कत के बाद दोनों देशों ने समझौते को अंजाम तक पहुंचा दिया। समझौते के तहत अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज के साथ तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर वरीयता मिलेगी। बदले में दोनों देश मिलकर एक संयुक्त निवेश फंड बनाएंगे, जिससे युद्ध से तबाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक डील में अमेरिका की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी नहीं दी गई है। यूक्रेन के मुताबिक अमेरिका इस कोष में सीधे या फिर सैन्य मदद के जरिए योगदान देगा, जबकि यूक्रेन इस फंड में अपने नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा डालेगा। फंड के पैसे पहले 10 साल तक सिर्फ यूक्रेन में ही निवेश किए जाएंगे। समझौते के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन को फंड के इस्तेमाल में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा कि समझौता रूस के लिए स्पष्ट संदेश है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के लिए ऐसी शांति प्रक्रिया के लिए काम कर रहा है जो लंबे समय के लिए उसे एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध राष्ट्र बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते के बाद यूक्रेन को अमेरिका से अब ज्यादा मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मदद का स्वरूप क्या होगा। बहरहाल दोनों देशों के बीच हुए समझौते में उन प्राकृतिक संसाधनों पर सहमति बनी है जिस पर पहले से बातचीत चल रही थी। अमेरिका के मुताबिक यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यूक्रेन के साथ मिलकर इस समझौते को अंतिम रूप देगा। कीव को उम्मीद है कि 2033 तक उसके खनिज खनन सेक्टर में 12 से 15 अरब डॉलर का निवेश होगा। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि यूक्रेन के धातु भंडार का 40% हिस्सा उस हिस्से में मौजूद है जहां फिलहाल रूस का नियंत्रण है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कीव को अमेरिकी मदद के बदले भुगतान करने को बाध्य कर ही दिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ समय पहले इस डील पर रूस की तरफ से कोई आपत्ति न होने का दावा कर चुके हैं।
और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजीव सिंह पुरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से अमेरिका और यूक्रेन कोशिश कर रहे थे कि मिनरल डील हो जाए। अमेरिका का काफ़ी दबाव भी था यूक्रेन के ऊपर। अब ये मिनरल डील हो गई है, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई है। किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे इसका? धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुला। देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम जो भी यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, यूक्रेन को उसकी वसूली हमें करनी ही पड़ेगी। ये तो उन्होंने बिल्कुल ही साफ किया और उसका एक उपाय उन्होंने निकाला कि यूक्रेन के पास रेयर अर्थ है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये वो अमेरिकन कंपनीज के साथ करने के लिए रेडी हो जाए तो उसका भुगतान हो जाए। तो हमें इस सारी चीज को जरा थोड़ी डिफरेंट दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि किस तरह पहले नॉर्मल कोर्स में लोग डील करते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट होती है और पॉलिटिकल सपोर्ट में ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ये चीजें तो होती हैं, लेकिन ये तो अपफ्रंट एक किस्म की ट्रांजैक्शनल डील है। जैसे आपने कहा कि कोई इसमें सिक्योरिटी गारंटी लिखी नहीं हुई, कोई ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो भी अगर पीस समझौता हो रशिया के साथ, जो टेरिटरीज उन्होंने रख ली हैं जहां पर 40% ये सब खनिज पदार्थ है वो सब वापस आएगी, ये सब कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ यूक्रेन के साथ एक किस्म का ट्रांजैक्शनल कमर्शियल डील किया है कि अमेरिकन कंपनीज को यूक्रेन के खनिज पदार्थ मिलने की अच्छी उम्मीद रखेगी, उसके लिए वो निवेश करेंगे, जो पैसा आएगा दोनों बांटेंगे उसके साथ। लेकिन जो यूक्रेन की अभी की स्थिति है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ पर हमें ऑफकोर्स ये चीज साधनी पड़ेगी कि यूक्रेन की स्थिति काफी प्रॉब्लमैटिक। सबसे बड़ा उनका सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स था। अगर वो ही बिल्कुल पीछे हट जाते तो यूरोपियंस तो इकट्ठे आ नहीं सकते और वो पूरा हो नहीं सकता। तो यूक्रेन के पास कुछ खास चारा था नहीं, उन्होंने ये डील करनी थी और उन्होंने की। ये 1 महीना डिले हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच में एक वार्तालाप हुई जो बहुत अच्छी नहीं गई। लेकिन चलिए अब देखते हैं इससे क्या होता है। थोड़ा सा अगर युद्ध शांति हो तो एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि कम से कम लोग मरने बंद हो, उसके बाद हम ये चीजें सॉवरेनिटी वगैरह इसके बारे में बात करें। पुरी साहब, कहीं ना कहीं अमेरिका को हम देखें तो अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चीन पर जो डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म होगी इससे। देखिएगा, चीन तो अभी सारी दुनिया पे ही रेयर अर्थ के लिए हावी है, तो अमेरिकन ऑल्टरनेट्स देख रहे हैं क्या उनको वैसे यूक्रेन नहीं मिलता, वैसे भी उनको मिलता। अगर वो यूक्रेन की सपोर्ट करते, उनको सिक्योरिटी गारंटी करते, जो चीज पहले उनकी सरकार कर रही, और बाकी देशों में जहां पर भी रेयर अर्थ है वो सारे उनको मिलते। तो ये मैं तो ये मानूंगा कि ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से अपना स्वार्थ किया, लेकिन ये जो तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने ये किया, नॉर्मल तरीके पे, नॉर्मल जो कूटनीतिक तरीके हैं उसमें ये इस तरीके से लोग नहीं करते। हम आपको समर्थन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ये नेचुरल है कि आप हमारी कंपनियों के साथ डील करें। ये तो पहले ये कर दिया कि डील पहले करो, फिर हम देखेंगे कि समर्थन देना है नहीं, और ये लगता नहीं कि वो खास समर्थन होगा। यूक्रेन को एक किस्म का पीस समझौता भी रशियन के साथ किसी ना किसी तौर तरीके में करना ही पड़ेगा। पुरी साहब, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को समझा जाए, कल परसों में वो जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा एक तो जो अमेरिका ने अभी वहाँ पर जितना पैसा दिया है या मदद दी है, अमेरिका को उसकी कीमत मिलनी चाहिए, यूरोप वहाँ पर कुछ नहीं देता, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग इस युद्ध में मर रहे हैं, ये युद्ध भी खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पीस प्रोसेस भी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ये जल्द से जल्द हो, और क्रेमलिन का कहना है कि ये आगे बढ़ रही है प्रोसेस, लेकिन काफ़ी जटिल है, जल्दी नहीं हो सकती है। तो पीस प्रोसेस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि हम वॉर रुकवा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, वॉर रुकवानी चाहिए। वॉर बिल्कुल किसी के लिए नहीं ठीक। जैसे आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये समय नहीं है युद्ध, ये जरूर रुकवानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी मानना है कि यूक्रेन जो है उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, अपने आइडियल्स हैं, अपनी चीजें हैं। अब आप कहो कि किसी भी हालत में हम वॉर रुकवा देंगे, ठीक है, वो बेचारे हावी हैं, उनके पास एबिलिटीज नहीं है, और उनके जो दूसरे सपोर्टर्स हैं यूरोपियन, उनमें वो एबिलिटीज है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि यूरोपियन ने कुछ नहीं दिया, ये तो सच बात है नहीं, सबको ये पता है। लेकिन
उनका पलड़ा भारी है, वो उसके लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के पास कुछ और खास चारा है नहीं, इसलिए उनके पास और कोई तरीका है नहीं। और जो यूरोपियन है, मैं तो मानता हूं उन्होंने भी यूक्रेनियन को कहा कि देखो भाई, हम अकेले हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अकेले हम नहीं कर सकते, हमें अमेरिका अपने साथ में चाहिए। तो पहले अगर उन्हें डील चाहिए तो पहले डील देखिए, उसके बाद देखते हैं उनको हम बुला सकते हैं, सिक्योरिटी गारंटी इस सब के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो उनको पहली चीज उन्होंने मांग रखी उसको कम से कम पूरा करिएगा, उसको ना मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। और इस सब के बीच अगर हम पीस प्रोसेस की बात करें, जिस तरह से वेटिंगटन जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अब सारी सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हो गई हैं, दोनों पक्षों को अब सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो इसको आप किस तरह से इसको विश्लेषण इसका करना चाहेंगे? देखिए, रूस जो है वो पुराना खिलाड़ी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानते हैं कि क्या गेम खेली जा रही है। और मैं तो ये भी मानता कि वो भी एक किस्म से चाहेंगे कि जो स्टेटस है वो स्टेटस फ्रीज हो जाए। जो रशियन एरियाज है वो तो उन्होंने वैसे ही एनेक्स कर लिए, उनके पास आ गया है। खनिज पदार्थों के भी 40% एरिया उन्होंने ले लिया, उधर भी बहुत सारा लॉस हुआ। वो चाहेंगे कि अपने जो वेस्टर्न सैंक्शंस है उनके ऊपर वो भी हटे। और शुरू में आपको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये हट जाएंगे अगर यहाँ पर वॉर बंद हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये वॉर रुकवाना एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल भी एक इम्पोर्टेंट, याद है उन्होंने बिल्कुल कहा, आप सही कह रहे हैं पुरी साहब। और इस सब के बीच पुरी साहब, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप पे एक दबाव भी पड़ रहा है कि अब आप, क्योंकि डील हो गई है, मिनरल डील हो गई है, आप व्लादिमीर पुतिन को मनाने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें, इस तरह का दबाव भी बढ़ रहा है। और मेदवेदेव का ये कहना है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए भी जाएं। तो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका थोड़ा सा अपना रुख कड़ा कर सकता है रूस के लिए? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी। ये यूरोपियंस और यूक्रेनियंस की चाह होगी कि अमेरिकन, अब ये डील हो गई है, थोड़ा स्ट्रांगली हमारी तरफ आए और रशिया पे प्रेशर लगाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वो कहें, आफ्टर ऑल अमेरिकन की डायरेक्ट बातचीत हो रही है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, विटकॉफ की, और वो ये कहे कि भाई अब ऐसा है, अब आपके लिए हमने सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए सब कुछ कर दिया, अब आप इस वॉर को बंद करो, जो जहां पर है उसको रोको। उसमें रूस की भी एक किस्म की जीत हो जाएगी, यूक्रेनियंस को शांति मिलेगी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए एक किस्म की विक्ट्री मिलेगी कि देखिए मैंने वॉर रुकवा दी। ठीक है सर, ठीक है जो सर। स्थिति है जिस तरह हुई वो तो सबको पता ही है। यूरोपियंस इन अ सेंस थोड़े से लूजर्स तो हैं ये। ठीक है सर, एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। यमन में जहां हुथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका पहले से ही बमबारी कर रहा था, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इस सबसे बड़े अमेरिकी अभियान में अब ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। सैकड़ों जगहों पर बम गिराकर हुथी विद्रोहियों और उनके ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सब के बीच हुथी मामले को लेकर अमेरिका और ईरान में तल्खी बढ़ रही है
क्योंकि अमेरिका ईरान पर हुथी विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यमन में पिछले कुछ दिनों से हूथियों के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान को अब ब्रिटेन का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। 2 दिन पहले हूथियों के ठिकानों पर हुई एक संयुक्त कार्रवाई में विद्रोहियों के बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के साथ ब्रिटिश सैनिकों ने ऑपरेशन रफ राइडर में सक्रिय भागीदारी की। दरअसल ये अभियान 15 मार्च से जारी है, जिसके तहत अब तक 1000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। ब्रिटेन के मुताबिक हमला यमन की राजधानी सना के दक्षिण में स्थित इमारतों पर किया गया, जहां हूती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन तैयार किया जाता था, जिसका इस्तेमाल लाल सागर और अदन की खाड़ी में हवाई हमला करने के लिए किया जाता था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमला रात के अंधेरे में किया गया ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो। जानकारों का मानना है कि ऑपरेशन रफ राइडर के तहत जारी हमलों की वजह से हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक स्थिति बन सकती है, जो हूतियों के खिलाफ दोनों देशों के संयुक्त हमलों को और बढ़ा सकती है। दरअसल संयुक्त सेना के हमले से पहले हूती विद्रोहियों ने दावा करते हुए कहा था कि उसके लड़ाकों ने लाल सागर में USS हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत पर हमले कर एक F-18 लड़ाकू विमान समुद्र में गिरा दिया है, जिसके बाद ट्रूमैन को सुएज नहर की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना ने घटना के पीछे तकनीकी कारण का हवाला देते हुए हूतियों के दावे को खारिज कर दिया था। हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने रविवार को हूती विद्रोहियों को मदद देने के लिए सजा भुगतने की चेतावनी देते हुए ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान पर हूतियों को हथियार और वित्तीय मदद देकर लाल सागर में जहाजों पर हमले करवाने का सीधा आरोप लगाया। दरअसल अमेरिका की चेतावनी उस वक्त आई है जब ईरान के साथ शनिवार को यूरोप में परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम वार्ता होने जा रही है। हालांकि हूतियों को समर्थन देने से इनकार करते हुए ईरान ने अमेरिका पर विरोधाभासी व्यवहार और भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगाया है। ईरान ने परमाणु वार्ता से पहले अमेरिकी बयानबाजी को समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करार दिया। बहरहाल शनिवार को परमाणु वार्ता से पहले ईरान ने शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अलग अलग बातचीत की योजना बनाई है, जो 2015 के परमाणु समझौते का हिस्सा थे। मंजीव सिंह पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुरी साहब, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या हूथी इतने मजबूत और इतने ताकतवर हैं कि पिछले 45 दिन से अमेरिका वहां पर अभियान चला रहा है और अब ब्रिटेन भी उसमें शामिल हो गया है। करीब 1000 टारगेट्स पर वहां पर बम गिराए गए हैं, कई हूथी विद्रोहियों की मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हूथी ताकतवर नहीं है, लेकिन ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर, अब ये सी लेन्स में जो चलाया जा सकता है, इससे होता क्या है कि यातायात, ट्रांसपोर्ट, कार्गो मूवमेंट्स, ये सारे रेड सी में डिसरप्ट हो जाते हैं। अब आपको पता है ये जो एरिया है, ये एक तो सुएज कनाल की तरफ जाता है, दूसरी ऊपर साइड इजराइल है और जो गाजा और इजराइल की सिक्योरिटी का मामला है, और इन अ वेरी बिग सेंस ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि हूतियों को ईरानियन सपोर्ट है और अमेरिका और इजराइल खासकर सीधी तरीके से ये देखते हैं कि उन पर चुनौती हो रही है। जो उनकी सी लेन्स की प्रोटेक्ट करने की एबिलिटीज है, वो सारी हूतीज जो है वो उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, और साथ साथ इन अ सेंस इजराइल को भी चुनौती देते। इसके साथ साथ जो अमेरिका की ईरानियंस के साथ न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, वहां पर भी एक किस्म की सिग्नलिंग है। ईरान के साथ पहले, अगर आपको याद हो, 6-8 महीने पहले इजरायलियों ने काफी बड़े हमले करके उनके जो प्रॉक्सीज हैं लेबनान में, सीरिया में और ईरान में इटसेल्फ काफी कुछ उनको घमासान नुकसान पहुंचाया। अब अगर हूथीज के साथ हो जाए तो इन अ सेंस जियोपॉलिटिकली ईरान थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, अंडर कंट्रोल हो जाएगा इनके। आपने पूछा कि क्यों इतना समय लग रहा, देखिए अमेरिकन क्या कितना कुछ वहां डिप्लॉय कर रहे हैं, सारी यूएस आर्मी नेवी थोड़ी डिप्लॉय कर रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, थोड़े बहुत अपने ये जो तकनीकी एबिलिटीज है इनको लगाए ताकि हूथीज पे बहुत जबरदस्ती से उनके ऊपर निशाना पड़े, उनकी हत्याएं हो, उनके डैमेज हो, लेकिन अपनी तरफ कोई खास डैमेज बिल्कुल ना हो। ये एक F-15 गिर गया, ये ठीक है, लेकिन बहुत नहीं होनी चाहिए, अपने लोग बचे रहने चाहिए। तो ये किस्म का टेक्नोलॉजी वॉरफेयर उनके अगेंस्ट लड़ाया जा रहा है।
और इसके जियोपॉलिटिकल बिल्कुल इम्प्लीकेशंस है ईरान की तरफ पॉइंटिंग। पुरी साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका जब वहाँ पर ऑपरेशन ऑलरेडी वहाँ पर चला रहा था तो ब्रिटेन साथ क्यों आया है? ब्रिटेन के साथ आने का क्या कुछ कारण है? वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल। पहले भी अगर आपको याद है 6-8 महीने पहले भी ब्रिटेन ने भी उनको तब भी ज्वाइन किया था। ब्रिटेन अपने आप को अमेरिका का एक नेचुरल और स्ट्रेटेजिक एलाई समझता है और ये रेड सी के एरिया वगैरह, सुएज कनाल, गल्फ स्टेट जो है उनका भी इंटरेस्ट है। लेकिन साथ साथ लेट अस रिमेंबर समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिलेशनशिप है यूरोपियन पावर्स के साथ, उन सारों में बहुत जबरदस्त एक किस्म का आजकल चैलेंज आया हुआ। ब्रिटेन जो है वो अपनी तरफ से यूरोपियन होते हुए भी अपनी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल कायम रखना चाहता है। उसमें अपने टैरिफ लेवल्स अगर अच्छे रखे तो उनका फायदा होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर वॉर में अपने आप को प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कहें कि देखिए हम तो आपके पुराने एलाइज हैं, आपके बिल्कुल साथ हैं, जिस चीज को आपके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी है, टू द एक्सटेंट वी कैन। सो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के लिए इस समय फॉर ब्रिटिश अमेरिकन टाइज एंड ब्रिटेन्स प्लेस इन द ग्लोबल ऑर्डर। पुरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर के एक तो ईरान के साथ वैसे ही संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत भी हुई है और अगले 2-3 दिन में फिर बातचीत होने वाली है, लेकिन हुथी को लेकर के थोड़ा सा और तनाव बढ़ गया है कहीं ना कहीं। आज जिस तरह के बयान आए हैं हुथी को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो अमेरिकन ने किया सिर्फ ये इजराइल की हिफाजत, अपने सी लेन्स की हिफाजत को नहीं, ईरान को मैसेज देना। ईरानियंस को भी थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करना है। अभी तक तो उनका सिंपल है कि हम हुतीज को सपोर्ट नहीं करते। क्या है, सबको पता है कि है उनकी सपोर्ट, उनके बिना सपोर्ट के हुतीज के पास कहां से ये सारे रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीजें आती। लेकिन अभी वो डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी सबसे बड़ी गेम ये है कि वो जो अपने परमाणु प्रोग्राम है उसमें अमेरिका के साथ, जो बिल्कुल क्रिटिकल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्टेड, क्या कर सके और क्या नहीं कर सके। Iranians will try to bargain very hard, negotiate very hard. देखते हैं क्या होता है इसमें। बहुत साल पहले एक डील भी हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जब प्रेसिडेंट पहली बार बने उन्होंने उस डील को खारिज कर दिया। अब तब तक ईरान ने काफी आगे अपनी बढ़त कर ली है। अब बात करते हैं लोग कि ईरान को हम एक भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। देखते हैं ईरानियंस कहाँ तक मानते हैं। वो भी एक पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम में और अपनी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज भी आफे लेके गए। लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि उनके कई जो सिक्योरिटी अपरेटस उन्होंने अपने रीजन में खड़ा किया, उसको पिछले 6-8 महीनों में काफी शतक पहुंची है इजराइल से, अब अमेरिकन से। सो प्रेशर ईरानियंस पे भी है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दीज नेगोशिएशन, और ये तो लंबा चलेगा। पुरी साहब, एटॉमिक जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के शायद कल या परसों में जो यूरोप के 2015 की जिस डील की आप बात कर रहे हैं उसमें जो यूरोप के स्टेक होल्डर्स थे उनकी यूरोप में बैठक होनी है। उसके बाद शनिवार को ये ईरान और अमेरिका की बैठक होनी है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि वो थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो सकती है। इस सब के बीच आपको क्या लगता है, कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा ईरान और अमेरिका के बीच में? क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आप जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा या 2015 की जो लिमिट है उसके अंदर में उसको लाना पड़ेगा। देखिए, ये नेगोशिएशंस की बात है, इन सेंस एक किस्म की सौदागर। अमेरिका तो चाहेगा कि बिल्कुल ईरानियन प्रोग्राम बंद हो जाए, ईरान इनरिचमेंट बंद करे और बिल्कुल कोई परमाणु हथियार बनाने की कोई काबिलियत ही नहीं उनके पास होना। यही उनके जो एलाइज हैं इजराइल, वो भी बिल्कुल चाहेंगे। यूरोपियन जो है वो परहैप्स ये इतना ही छूट देने के लिए तैयार हो कि आप रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी करिए, डोंट डेवलप इट इनटू अ न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उससे सारा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत चेंजेस आ जाती हैं और एक किस्म का टेंशन आता है। यूरोप इज मच क्लोजर टू ईरान, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये नेगोशिएशन याद रखिएगा, ये पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स समझते हैं, ये मानते हैं कि वो बिल्कुल अकेले शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि ये ऐसी बात तो नहीं है कि जो दूसरे साइड भी है, जो अपनी तरफ से पुराने कंट्रीज हैं जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजीज है और जो सहन चुके सैंक्शंस वगैरह बहुत साल, वो अपनी तरफ से क्या कहें। एट द एंड ऑफ द डे ईरानियंस के लिए भी ये डोमेस्टिक इशू हो जाता है।
प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए डोमेस्टिक इन द सेंस के सक्सेस विल बी इट समथिंग ही विल बी एबल टू सेंड टू इट। यूरोपियंस के लिए इन अ सेंस मच मोर क्रूशियल कि उनके नेबरहुड में और किस्म की एक परमाणु शक्ति जो उनके साथ फ्रेंडली और अलाइड नहीं है वो ना उभर के आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप का एक विवादास्पद बयान दुनिया भर में वायरल हो गया है। उन्होंने मजाक में कहा कि वो पोप बनना चाहेंगे, जिससे वेटिकन में चल रही उत्तराधिकार प्रक्रिया में और हलचल मच गई है। ये बयान उनके कार्यकाल के 100वें दिन पर आया है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि वो अगले कैथोलिक पोप के रूप में किसे देखना चाहेंगे, तो उन्होंने मजाक में कहा, मैं पोप बनना चाहूंगा, ये मेरी पहली पसंद होगी। बाद में उन्होंने कहा कि पोप को लेकर उनकी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क के आर्क बिशप कार्डिनल टिमोथी डोलन का नाम लेते हुए कहा कि वो इस पद के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के बाहरी इलाकों में भीषण आग लग गई है। बड़ी संख्या में दमकल कर्मी आग को बुझाने में लगे हैं। आग की वजह से हजारों नागरिकों को अपना घर खाली करना पड़ा है। आग लगने की घटना को नेशनल इमरजेंसी बताते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि तेजी से बढ़ रही लपटें यरूशलेम तक भी पहुंच सकती हैं। दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए सबसे आगे चल रहे ली चे म्यांग की पात्रता पर संदेह जताते हुए एक पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें चुनाव कानून तोड़ने के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले को अपील अदालत में वापस भेज दिया है। अगर मामला साबित होता है तो म्यांग को राष्ट्रपति पद की रेस से हटना पड़ सकता है। केन्या में बुधवार रात राजधानी नैरोबी में मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने एक केन्याई सांसद की गोली मारकर हत्या कर दी। केन्या के पश्चिमी भाग में कासीपुल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद चार्ल्स वेरे की स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद के विरोधियों ने राजधानी ट्यूनिस की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और उन पर आलोचकों को दबाने के लिए न्यायपालिका और पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि कैस के समर्थकों ने जवाबी रैली आयोजित की और देश में गहराते राजनीतिक विभाजन पर निशाना साधा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को मिलने वाले विशेषाधिकार को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि वो देश के पूर्वी हिस्से में M23 विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोपों पर मुकदमे का सामना कर सकें। कबीला 2023 के अंत से देश से बाहर हैं।